नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन सी क्लास में। तो प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर व्याकरण, जो कि प्यारे साथियों ये व्याकरण जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज की इस क्लास में, यहाँ से आपका 2 नंबर बहुविकल्पी एकदम यहीं से ही आपका पक्का हो जाएगा। क्योंकि मैं जो आज को आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस, मतलब कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। सबसे पहले अहम बात हमारी है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना तो आप चीज़ें अच्छी करके आएंगे पेपर में। तो देखिए, सबसे पहली बात, आज का हमारा जो टॉपिक है वाक्य, जो कि वाक्य से हमारे पेपर में प्यारे साथियों 2 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। और बहुविकल्पी फॉर्म में आप लोग जानते हैं कि वो हमें कैसे करना होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात, आखिरकार वाक्य होता क्या है। वाक्य क्या होता है? वे पद, मतलब वे शब्द जिनका क्या होता है, पूरा पूरा अर्थ निकलता है, क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। तो मतलब वाक्य कहने का मतलब तात्पर्य क्या है, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता है। बस क्या है? शब्दों का ऐसा समूह। ऐसे लिखिए क्योंकि लिखने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। क्या है? शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह, ऐसा जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, जिसका अर्थ निकलता है, क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। वाक्य। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया, यानी वे शब्दों का ऐसा समूह है, मतलब वाक्य क्या है? शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका अर्थ पूरी पूरी तरीके से निकल जाता है, वही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अब जैसे मैं आपको कोई उदाहरण लेकर के बताऊं, उदाहरण क्या है भाई? उदाहरण है, जैसे इसको मैं हिंदी में लिख लूं, क्या है उदाहरण? उदाहरण जैसे क्या है भाई? जैसे सूर्य पूरब में निकलते हैं। क्या है? सूर्य पूरब में निकलते हैं, बच्चे मैच खेलते हैं। तो क्या है? जैसे पहला है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, सूर्य पूरब में निकलते हैं, सूर्य पूरब में निकलते हैं। दूसरा मैं एक आपको दे रहा हूं, जैसे बच्चे मैच खेलते हैं, बच्चे मैच क्या करते हैं? खेलते हैं। तो यहां पर सूर्य पूरब में निकलते हैं, बच्चे मैच में, मतलब बच्चे मैच को जो है वो खेलते हैं। तो यहां पर देखिए, इन दोनों शब्दों का जो है पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है कि बच्चे जो है वो, यानी जो बच्चे हैं वो मैच को खेल रहे हैं, और जो सूर्य भगवान है ना वो पूरब में निकल रहे हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि वाक्य उसे कहते हैं जिसका अर्थ निकल जाए, जिन शब्दों का अर्थ निकल जाए वही वाक्य कहलाता है। अब हम देखते हैं कि वाक्य के अंग क्या होते हैं, क्योंकि ये भी जानना हमें जरूरी है। हर एक चीज हमारे पेपर में जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया बहुविकल्पी प्रश्न में कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के भाई वैसे तो 2 अंग होते हैं। अब वो दोनों अंग क्या होते हैं उनको डिटेल में समझिए। तो देखिए, वाक्य के अंग क्या होते हैं। अगर हमारे पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ लिया कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं। अब वो दोनों अंग क्या हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। देखिए भाई, यहीं से बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे। एक एक चीजों को ध्यान से समझिए, वरना आप पछताएंगे जब पेपर में जाएंगे। अगर आपको यही वाक्य मिल जाएगा ना, अगर इसी वाक्य से 2 नंबर आपके चल जाएंगे और आप अगर उन दोनों नंबर को गलत करके आएंगे ना, तब आपको पछतावा होगा भाई। तो देखिए, यहां पर क्या है, वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। क्या होता है? विधेय। विधेय। अब भाई, उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है
ये भी बात आती है कि आखिरकार भाई उद्देश्य कहते किसे हैं और विधेय किसे कहते हैं। तो देखिए उद्देश्य जो होता है, अगर कोई वाक्य है उसमें क्रिया को करने वाला, मतलब किसी काम को करने वाला ही क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। तो देखिए मैं आपको देखिए हर एक चीज़ों को रिलेट करके बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी भाई। बस एक बार आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। और प्यारे साथियों, आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए क्या है उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में क्रिया को करने वाला। वाक्य में क्रिया को करने वाला, करने वाला। देखिए उद्देश्य जो है वो वाक्य में जो क्रिया है ना उसको करने वाला ही क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। अच्छा, हमें ये बात बदल गई कि जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, वही क्या होता है, उद्देश्य कहता है। मतलब यहाँ पर अभी मैं आपको उदाहरण लेकर के बताऊंगा। हिंदी इंग्लिश में आप सब्जेक्ट पढ़े होंगे ना, तो देखिए वहाँ पर क्या है, उद्देश्य है। उद्देश्य जो होता है वाक्य में क्रिया को करने वाला। क्रिया को कौन करता है, क्रिया को जो करेगा वही उद्देश्य कहलाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब है अगर कोई वाक्य है उसमें अगर कोई काम है, उस काम को अगर जो कर रहा है वही कहलाएगा उद्देश्य। अब देखिए विधेय क्या होता है, उद्देश्य के विषय में बताने वाला ही क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। उद्देश्य के विषय में जो बताएगा वही विधेय कहलाएगा। उद्देश्य, उद्देश्य के विषय में बताने वाला, उद्देश्य के विषय में बताने वाला ही क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण लेकर के बताता हूं। जैसे उदाहरण क्या लूं, जैसे बच्चे राष्ट्रगान गा रहे हैं। जैसे क्या है, बच्चे राष्ट्रगान गा रहे हैं। अब देखिए बताइए इस वाक्य में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, बताइए भाई उद्देश्य और विधेय क्या है। तो सबसे पहली बात यहां पर नजर डालिए। नजर क्या क्यों डालेंगे, क्योंकि हमें तभी भाई उद्देश्य और विधेय का पता चलेगा ना। तो देखिए उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य जो होता है वाक्य में क्रिया को करने वाला। अब हम इसमें उद्देश्य को कौन सा उद्देश्य है, तो सबसे पहली बात वाक्य में जो होता है क्रिया, अगर उसको जो करे भाई वही उद्देश्य कहलाएगा। तो वाक्य में क्रिया क्या है, राष्ट्रगान गाया जा रहा है। अच्छा, राष्ट्रगान गाया जा रहा है लेकिन गा कौन रहा है, बच्चे गा रहे हैं ना। राष्ट्रगान को कौन गा रहे हैं, बच्चे गा रहे हैं। तो वाक्य में क्रिया को करने वाला ही उद्देश्य कहलाएगा। तो उद्देश्य क्या है, बच्चे हैं। उद्देश्य क्या है, बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे ही ना राष्ट्रगान गा रहे हैं। ये क्या है, उद्देश्य है। ये क्या है, उद्देश्य है। अब बताइए उद्देश्य के विषय में बताने वाला ये उद्देश्य है, और बच्चों के विषय में कौन बता रहा है, बच्चों के विषय में बता रहा है कि बच्चे जो है ना वो राष्ट्रगान गा रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब अगर राष्ट्रगान गा रहे हैं तो ये बच्चे ही गा रहे हैं, और बच्चे अगर गा रहे हैं तो ये होगा विधेय। विधेय क्यों होगा, क्योंकि यह बच्चों के बारे में बताया जा रहा है ना कि बच्चे ही राष्ट्रगान गा रहे हैं। तो ये क्या होगा, विधेय होगा। क्या होगा, विधेय होगा। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हैं, बताइए। तो हमने देखा कि वाक्य के अंग में एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। अच्छा, उद्देश्य जो होता है वाक्य में क्रिया को करने वाला होता है, और विधेय जो होता है वो उद्देश्य के विषय में बताने वाला होता है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण लेकर के बताया, यहां पर आप कॉपी में ऐसे लिख लीजिएगा उदाहरण। देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि बच्चे जो है ना वो राष्ट्रगान गा रहे हैं। अच्छा, जब बच्चे राष्ट्रगान गा रहे हैं तो उद्देश्य जो कहता है कि वाक्य में जो क्रिया को करता है यानी जो काम को करता है वही उद्देश्य कहलाएगा। तो बच्चे जो है वो कौन सा काम कर रहे हैं, राष्ट्रगान को गाने का काम कर रहे हैं, और ये काम राष्ट्रगान को गाने का काम कौन कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चे क्या होंगे, उद्देश्य होंगे। अच्छा, विधेय क्या होता है, विधेय जो होता है वो उद्देश्य के विषय में बताने वाला होता है। उद्देश्य जो है बच्चे, बच्चे के विषय में क्या बताया जा रहा है कि राष्ट्रगान गा रहे हैं, कौन गा रहे हैं, बच्चे गा रहे हैं। तो विधेय क्या होगा, राष्ट्रगान गा रहे हैं, ये क्या होगा, विधेय होगा। तो मैं आपको आशा करता हूं कि इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हैं तो हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि वाक्य के भेद क्या होते हैं।
तो भाई देखिए, अब हम देखते हैं वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो सबसे पहली बात, वाक्य के जो प्रमुख भेद होते हैं ना वो दो होते हैं। अब प्रमुख भेद क्या है? दो, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। सबसे पहली बात आप चीज़ों को सीखिए, क्या है वाक्य के भेद कितने होते हैं। वाक्य के जो होते हैं वो दो प्रमुख भेद होते हैं। वाक्य के दो प्रमुख, वाक्य के दो प्रमुख, वाक्य के दो प्रमुख भेद, वाक्य के दो प्रमुख भेद होते हैं। तो वो वाक्य के प्रमुख दो भेद क्या होते हैं? एक है अर्थ के आधार पर, अर्थ के एक अर्थ के आधार पर, और दूसरा है भाई रचना के आधार पर। रचना के आधार पर मतलब जो वाक्य होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। तो देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर, अर्थ के अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। वाक्य जो है 8 प्रकार के तो भाई देखिए, मैंने आपको क्या बताया, वाक्य के भेद में दो प्रमुख भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अब वो 8 प्रकार क्या होते हैं? अब बात आती है कि 8 प्रकार क्या होते हैं। तो हम, अगर आपको इतनी बातें क्लियर हैं तो हम आगे चलते हैं और अर्थ के 8 प्रकार को हम डिटेल में समझते हैं। तो देखिए भाई, मैंने वाक्य के भेद में देखा कि वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर मैंने आपको बताया कि 8 भेद होते हैं। अब वो 8 को हम एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है? विधानवाचक वाक्य। क्या है? विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य क्या होता है? विधानवाचक वाक्य मतलब जो साधारण वाक्य होता है। जैसे यहाँ पर क्या है? सूर्य पूरब में निकलते हैं और बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। ये क्या है? साधारण वाक्य है। इसमें ना तो क्वेश्चन मार्क है, ना तो नॉट वाले सेंटेंस है, मतलब इनमें नहीं वाले सेंटेंस भी नहीं है। तो मतलब यहाँ पर क्या है? विधानवाचक वाक्य जो है वो एक सिंपल होता है, मतलब ये एक साधारण वाक्य होता है। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, ये एक साधारण वाक्य है। लेकिन यहाँ पर बात आती है निषेधवाचक वाक्य। निषेध नाम से ही पता चल रहा है जिसमें नहीं हो। जैसे यहाँ पर देखिए, तरुण कल विद्यालय नहीं गया। जो तरुण है ना वो कल विद्यालय नहीं गया। यहाँ पर वाक्य में क्या आया? नहीं। अगर जिस वाक्य में नहीं आ जाता है इसका मतलब वो क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। इतनी बातें आपको क्लियर हैं। और दूसरा क्या है? जैसे लड़कियां पढ़ नहीं रही हैं, जो लड़कियां हैं ना वो नहीं पढ़ रही हैं, यहाँ पर भी नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? निषेधवाचक वाक्य है। अच्छा, उसके बाद आता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब जो होता है जिसका जो सेंटेंस होता है उसमें अगर प्रश्न पूछा जाए, जिसके वाक्य में क्या होता है? अगर प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। जैसे क्या वह घर जाएगा? क्या वह घर जाएगा? इसमें क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य है। और प्रश्नवाचक क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्या वह घर जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या वह घर जाएगा। ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। और दूसरा क्या है? उसे कब समझदारी आएगी। यहाँ पर भी पूछा जा रहा है कि उसे समझदारी कब आएगी। तो अब मैं आशा करता हूँ कि ये 3 जो हैं आपको समझ में आ गए होंगे। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ये वाक्य के मतलब अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, लेकिन मैंने 3 को देखा है, यानी मैंने 3 को देख लिया अभी तक। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हैं तो मैं आगे चौथे की तरफ बढ़ता हूँ। इतनी बातें क्लियर हैं तो अब हम देखते हैं चौथा। तो देखिए साथियों, चौथा अंग जो है अर्थ के आधार पर क्या है? तो देखिए चौथा जो है वो क्या है? आज्ञावाचक वाक्य। नई सेंटेंस से हमें पता चला ये क्या है? आज्ञावाचक वाक्य। यहाँ पर किसी को आज्ञा दी जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा है? आज्ञावाचक वाक्य, मतलब इस वाक्य में किसी को आज्ञा दी जाएगी। तो आज्ञा क्या दी जाएगी? जैसे यहाँ पर कह रहा है कि बच्चे बिल्कुल शांत बैठो,
यहाँ पर कोई जो है बच्चों से बड़े हैं और वो कह रहे हैं कि हे बच्चों जो है बिल्कुल तुम शांत बैठो। तो यहाँ पर बच्चों को क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है कि बच्चे बिल्कुल शांत बैठो। यानी हमें यहीं से बदल है, वाक्य से ही देखिए क्या कहा है, आज्ञा। आज्ञा मतलब आज्ञावाचक वाक्य, मतलब किसी को आज्ञा दी जा रही है और बच्चों को आज्ञा दी जा रही है कि बच्चे बिल्कुल शांत बैठो। उसके बाद पांचवा क्या है, इच्छावाचक वाक्य, यानी इसमें इच्छा जताई जा रही है। क्या इच्छा जताई जा रही है, जैसे देखिए क्या है, ईश्वर आपकी यात्रा जो है मंगलमय बनाए। यहाँ पर इच्छा कर रहे हैं कि ईश्वर जो है ना, यानी भगवान आपकी यात्रा को पूरी करें, आपकी यात्रा को क्या बनाएं, मंगलमय बनाएं। तो यहाँ पर क्या है, इच्छावाचक वाक्य ये हो गया। ध्यान से समझिएगा, अभी इन्हीं सारे टॉपिक पर मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा और तब देखिएगा कि आपको कितना समझ में आया। उसके बाद क्या करें, संकेतवाचक वाक्य। यहाँ पर संकेत यानी देखिए यहाँ से ही बदला, संकेत किसी को संकेत दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है। इच्छा मतलब किसी के प्रति इच्छा जताई जा रही है कि ईश्वर आपकी यात्रा जो है मंगलमय बनाए। तो देखिए संकेतवाचक वाक्य में क्या है, संकेत में कह रहा है कि अगर तुम पढ़ाई करते तो फेल नहीं होते। देखिए ये बात आप पर भी लागू होती है, अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप फेल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो देखिए क्या है, संकेतवाचक वाक्य में क्या है, अगर तुम पढ़ाई करते। यहाँ पर क्या है, अगर तुम पढ़ाई करते, ये संकेत दिया जा रहा है, जब वो फेल हो गया है तब, अगर तुम पढ़ाई करते तब फेल नहीं होते, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। उसके बाद संदेह, यहाँ पर क्या है, चीज़ें संदेह में है। क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि शायद आज आंधी आए। ये बात तय नहीं है कि आंधी आएगी आज, ये बात तय नहीं है कि आंधी आज आएगी, शायद आज आंधी आ सकती है। उसके बाद विस्मयवादी, विस्मयवाचक वाक्य, यानी जिसमें आश्चर्य, शोक, घृणा का भावना उत्पन्न हो जाए, वही विस्मयवाचक वाक्य होता है। जैसे वाह, मतलब क्या है, वाह आश्चर्य वाली बात है, वाह क्या शतक जमाया, वाह क्या शतक जमाया, ये क्या है, विस्मयवाचक वाक्य है। और विस्मयवाचक वाक्य में एक बात ध्यान रखिएगा कि ये विस्मय का चिन्ह लगा रहेगा। तो मैं आशा करता हूं कि अर्थ के आधार पर जो 8 वाक्य थे ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, मैं यहीं पर बता रहा हूं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। लेकिन हम उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक सरल वाक्य एवं साधारण वाक्य, दूसरा क्या है, संयुक्त वाक्य, और तीसरा जो होता है वो मिश्रित वाक्य होता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर सरल एवं साधारण वाक्य क्या होता है। सरल एवं साधारण वाक्य जो होता है, जिन वाक्य में एक उद्देश्य, मैंने आपको बताया कि उद्देश्य जो होता है वो वाक्य में क्रिया को करने वाला होता है। अगर कोई काम है उसको जो कर रहा है वही उद्देश्य होगा, मैंने आपको भी बताया। उसके बाद क्या है, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे हम क्या कहते हैं, सरल एवं साधारण वाक्य कहते हैं। समझने वाली बात यहाँ पर सबसे ज़्यादा है कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, यानी एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, वही होगा सरल एवं, यहाँ पर क्या है, सरल एवं साधारण वाक्य। तो देखिए हमने आपको एक उदाहरण लेकर के बताया, क्योंकि देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट, अगर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से करते हैं तो आपके अगर पेपर में बहुविकल्पी आएगा ना तो आप देखते ही टिक मार देंगे। लेकिन सबसे पहली बात आपको अगर समझ में आए कि यहाँ पर सरल एवं साधारण वाक्य है क्या, आखिर जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, वही सरल एवं साधारण वाक्य कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप बताइए पेपर में टिक कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर उदाहरण पहला क्या है, जैसे लता जी भजन गा रही हैं। अब यहाँ पर लता जी क्या है, उद्देश्य है या क्या है, और भजन गा रही हैं वो क्या है। यहाँ पर जो है लता जी जो है वो उद्देश्य हैं। उद्देश्य मतलब क्यों है, ये उद्देश्य लता जी क्यों है, क्योंकि जो उद्देश्य होता है वो वाक्य में क्रिया को करने वाला होता है। तो यहाँ पर भजन गाई जा रही है, अब भजन कौन गा रहा है, भजन लता जी गा रही हैं, इसलिए ये क्या होगा, उद्देश्य होगा। उद्देश्य जो होगा वो लता जी होंगी और भजन गा रहे हैं यानी भजन गा रही हैं, और जो भजन गा रही हैं ना वो होगा विधेय। विधेय क्यों होता है, क्योंकि जो उद्देश्य के बारे में बताता है, उद्देश्य लता जी हैं। अब लता जी के बारे में क्या कहा जा रहा है, लता जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो भजन को गा रही हैं। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी, मैं आशा करता हूं कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, संयुक्त वाक्य। ये रचना के आधार पर ही है। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य, और वो उपवाक्य जो हैं किंतु, परंतु या इसलिए आदि से जुड़े होते हैं,
संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो संयुक्त वाक्य भाई अगर आपके पेपर में मिलेगा तो हमें एक चीज़ यहाँ पर दे दिया है, किंतु परंतु इसलिए, मतलब वो वाक्य या तो किंतु या परंतु या इसलिए से जुड़े ही होंगे, ये बात तो पक्की है। तो हमें कुछ नहीं करना, जिस वाक्य में अगर किंतु परंतु इसलिए आदि अगर मिल जाते हैं तो उन पर हम टिक कर देंगे संयुक्त वाक्य। इतनी बातें आपको क्लियर हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण में कहा कल मेरे सिर में दर्द तेज था, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। ये वाक्य जो है वो किसका है, वो वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य है। ये वाक्य कौन सा वाक्य है, ये वाक्य संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर बीच में आ गया किंतु परंतु या इसलिए, ये तो वो उपवाक्य हैं और इन उपवाक्यों को कौन जोड़ रहा है, इसलिए। तो मैं आशा करता हूं कि सरल एवं साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि मिश्रित वाक्य क्या होता है, क्योंकि अगर हम रचना के आधार पर 3 टॉपिक होता है, एक सरल एवं साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। तो हम देखते हैं कि मिश्रित वाक्य आखिरकार होता क्या है। तो देखिए तीसरा जो है वो रचना के आधार पर तीसरा जो प्रकार है वो क्या है, मिश्रित वाक्य। मिश्रित मतलब होता है अगर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो। बस इतनी सी बात अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं तो जान लीजिए कि मिश्रित वाक्य से संबंधित अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए क्या है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य जो होता है, एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य जो होता है वो आश्रित वाक्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। मतलब इसमें कहने का मतलब क्या है उसको समझिए। जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य यानी उपवाक्य हो, मतलब यहाँ पर कहने का है कि अगर कोई वाक्य हो उनमें एक प्रधान उपवाक्य हो, मतलब एक प्रधान छोटा उपवाक्य हो, और तथा अन्य जो होते हैं वो आश्रित वाक्य हो। आश्रित मतलब अगर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित किस हिसाब से है। यहाँ पर देखिए कहा है राम ने कहा कि, अब राम ने क्या कहा भाई, अब हमें कैसे पता चलेगा राम ने क्या कहा। ये वाक्य क्या कंप्लीट है, कंप्लीट नहीं है। राम ने कहा, राम तो कुछ कहा होगा ना, राम ने क्या कहा, राम ने कहा कि कल वह बिजनौर जाएगी। अगर यहाँ पर कल वह बिजनौर जाएगी, अगर ये दोनों सेंटेंस मिल जाते हैं तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अब वह बिजनौर जाएगी, अब वह बिजनौर जाएगी ये भी वाक्य पूरा नहीं है। इधर से देखिए क्या कहा है, राम ने कहा कि कल वह बिजनौर जाएगी। अब ये राम ने कहा, इस वाक्य को सेंटेंस को पूरा कौन कर रहा है कि कल वह बिजनौर जाएगी। यानी ये दोनों वाक्य जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड करते हैं, मतलब ये दूसरे एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हैं। आश्रित मतलब ही क्या होता है, मिश्रित वाक्य। मतलब अगर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो तो वही मिश्रित वाक्य कहलाएगा। तो देखिए एक बार फिर से जो समझ लीजिए, मिश्रित वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित वाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर राम ने कहा कि, अब राम ने कुछ कहा होगा, क्या कहा कि कल वह बिजनौर जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, जितना मैंने आपको पढ़ाया उतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बताइए आपको इतनी बातें समझ में आई। तो देखिए उसके बाद हमने क्या देखा, रचना के आधार पर मैंने इसको देख लिया कि ये 3 प्रकार के होते हैं, एक संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य। मतलब ये 3 जो होते हैं वो रचना के आधार पर होते हैं। मैंने आपको वाक्य के संबंधित जितने भी टॉपिक थे उतना मैंने आपको पढ़ा दिया, मतलब जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे उतना मैंने आपको पढ़ा दिया। लेकिन अब बात आती है जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं उनको भी कर लेते हैं, क्योंकि जब मैंने इतना कर लिया है तो हम देख लेते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आखिरकार पूछने का तरीका क्या होता है और कब पूछे गए हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए हमारे पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब हमें पेपर में क्या होगा, व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन जो होंगे हमारे पेपर में बहुविकल्पी फॉर्म में आएंगे। तो देखिए बहुविकल्पी फॉर्म में कैसे आएंगे, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, अपना काम स्वयं पूरा कीजिए। वाक्य कौन सा भेद है, मतलब वाक्य का कौन सा भेद है, अपना काम स्वयं पूरा कीजिए। यहाँ पर भाई तो अपना काम स्वयं पूरा कीजिए, यहाँ पर हमें क्या लग रहा है, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी को आज्ञा दी जा रही है कि अपना जो काम है ना उसको तुम स्वयं खुद करो, किसी दूसरे से मत करवाओ। यहाँ पर कह रहा है कि अपना काम स्वयं पूरा कीजिए। अच्छा, मतलब हमें ये पता चल गई कि ये जो वाक्य है ना, ये वाक्य जो है आज्ञावाचक वाक्य है। किसी को आज्ञा दी जा रही है कि अपना काम स्वयं पूरा कीजिए, तो ये वाला सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। निषेधवाचक वाक्य क्या हो सकता है, निषेधवाचक वाक्य भाई नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें नहीं आया है, मतलब इसमें नहीं
नहीं आया है। उसके बाद क्या है, विधानवाचक वाक्य। भाई विधानवाचक वाक्य नहीं हो सकता, विधानवाचक वाक्य नहीं हो सकता। संकेत, संकेत तो किसी को देना ही जा रही है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। अच्छा मैंने पहला देख लिया, अब दूसरा देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य का प्रकार कौन सा है, वाक्य का प्रकार कौन सा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, बताइए। और भाई ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए प्रश्न हैं, यानी हमारे पहले इसके पहले वाले वर्ष में पूछा गया है। तो क्या कहा गया है, तुम कहाँ जा रहे हो। तुम कहाँ जा रहे हो, ये तो हमें पता चल रहा है जैसे क्या क्या पता चल रहा है, तुम कहाँ, ये क्या गया, प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब ये क्या होगा, ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, ये किसी से पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन देखते ही आपको करेक्ट कर देना है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर है तो आप इन सभी चीज़ों को देखते ही आप बता देंगे कि इनका आंसर क्या होगा। बस एक बार कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए। उसके बाद क्या है, संकेतवाचक क्या हो सकता है, संकेतवाचक वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें किसी को संकेत नहीं दी जा रही है। आज्ञावाचक वाक्य, इसमें किसी को आज्ञा नहीं दी जा रही। भाई विधानवाचक वाक्य, ये तो साधारण वाक्य है ही नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य। तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मैं आपको पेपर होने से पहले आपको एक ऐसी क्लास लेकर आऊँगा जिसमें सारे व्याकरण का क्वेश्चन जो है पूछा गया पिछले 5 वर्षों में। मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें पिछले 5 वर्षों के पूछे हुए प्रश्न को मैं आपको एक ही क्लास में करा करके दे दूँगा। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।